गुड मॉर्निंग बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। अब हम आज प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। तो मिल ने रिकार्डो के ही एग्जाम्पल्स को यूज़ करके और एक अपना उसका रिकार्डो का एक इम्प्रूवमेंट दिया था। तो इसमें आप देखिए कि इस सिद्धांत को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान मिला, क्योंकि एक नए तरीके से उन्होंने बात करी कि हमारी मतलब एक देश की वस्तु की दूसरे देश में क्या मांग है। तो ये रेसिप्रोकल डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया। फिर मार्शल एंड एजवर्थ ने इसमें ऑफर कर्व्स की बात करी। तो एनी हाउ इन्होंने ये जो मांग की भूमिका की बात करी, क्योंकि अब तक तो सप्लाई साइड की ही बात होती जा रही थी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि रिकार्डो के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमी को इन्होंने दूर किया था और व्यापार शर्त के निर्धारण में मांग की भूमिका पर जोर दे दिया था। तो प्रोफेसर मिल के इतने बड़े योगदान के बावजूद इसमें कुछ कमियां थीं, और उस कमियों को अपन नोट डाउन करते हैं। नंबर 1 है सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई सिद्धांत कभी भी कोई सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, कोई अर्थशास्त्री या हम करते हैं, तो इसमें एक आवश्यक तौर पे हम कुछ मान्यताएं लेते हैं। तो वो मान्यताएं जो होती हैं अक्सर ऐसी मान्यताएं होती हैं ताकि कुछ वेरिएबल्स का इम्पैक्ट ना पड़े, तो हम लोग वो मान्यताएं इस प्रकार से लेते हैं, तो वो अवास्तविक और अव्यावहारिक भी हो जाती हैं कई बार। तो this theory is also claimed to be based on unrealistic assumptions. So रिकार्डो की ही भांति मिल का जो प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत भी अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। सिद्धांत में दो देश दो वस्तुओं की मान्यता और उत्पादन में समता नियम की क्रियाशीलता, ये भी एक मान्यता है, जो कि मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। शून्य परिवहन लागत की मान्यता, यानी कि नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं ले रहा, जबकि ऐसा नहीं होता। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज़ क्वाइट हैवी एवरीवेयर। एक माल को दूसरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता, मैंने आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मान्यता भी बताई है। इसमें ये सभी काल्पनिक होती हैं, और क्योंकि वास्तविकताएं नहीं हैं ये, हम ये अजम्पशंस बिल्कुल काल्पनिक लेते हैं। तो ये इसका एक आलोचनात्मक सबसे पहला बिंदु हुआ। सॉरी। फिर नेक्स्ट है पूर्ति संबंधी दशाओं की इन्होंने अवहेलना कर दी। इधर इन्होंने सप्लाई साइड को थोड़ा, सप्लाई साइड कंडीशंस पर इन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, इन्होंने मांग पक्ष को ज़्यादा महत्व दे दिया। तो ये इम्बैलेंस सा हुआ, असंतुलन हो गया। इनको दोनों तरफ का देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मांग साइड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। तो इसमें आप देखिए कि मांग पक्ष पर अधिक बल है और पूर्ति पक्ष की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। ये कैसे? क्योंकि वास्तव में केवल मांग की ही दशाएं ही व्यापार शर्तों को निर्धारित नहीं करती हैं, बल्कि पूर्ति भी इनके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये आलोचना करते हुए एक प्रोफेसर ग्राहम थे, प्रोफेसर ग्राहम ऐसे एक अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने इस आधार पर आलोचना करते हुए ये कहा है कि केवल मांग पक्ष को महत्व देने के कारण मिल का सिद्धांत उसी समय उचित हो सकता है जब उत्पादन की स्थिर मात्राओं के संदर्भ में सिद्धांत प्रतिपादित किया जाए। उत्पादन की मात्राएं स्थिर नहीं होती हैं, उत्पादन तो परिवर्तित होता रहता है, उत्पादन बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है। तो इन्होंने तो स्थिर प्रतिफल का नियम वैसे ही मांग लिया था। तो वास्तव में व्यापार की वस्तुओं में सदैव उच्चावचन होता रहता है, अतः पूर्ति पक्ष को स्थिर नहीं माना जा सकता, तो पूर्ति पक्ष भी प्रभावित करता है। फिर एक इनका क्रिटिसिज्म है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से
बड़े देश भी समान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें मतलब ये आलोचना है कि लार्ज कंट्रीज़ कैन आल्सो गेन एडवांटेजेस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो प्रोफेसर मार्शल ने मिल की इस धारणा की भी आलोचना की है कि व्यापार से बड़े देश छोटे देश की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त करते हैं। उन्होंने ये मान्यता भी ली थी, तो वो भी एक आलोचना का विषय है। मिल के अनुसार बड़े देशों की आंतरिक मांग अधिक होने के कारण व्यापार की शर्त उनके अनुकूल नहीं हो पाती, जिसको कि यह विचार गलत माना जाता है, ये उचित नहीं है, क्योंकि एक बड़ा व धनी राष्ट्र नई वस्तुओं का प्रचलन कर नए बाज़ारों की खोज कर तथा मांग के अनुसार पूर्ति का समायोजन करके व्यापार की शर्तें अपने अनुकूल कर लेते हैं। और ये अभी वर्तमान में जैसे अमेरिका है, ये सब चाइना है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये इस प्रकार से ही आपको इनके उदाहरण मिल सकते हैं। तो ये तो रहा जेएस मिल के सिद्धांत की आलोचना। अब हम करते हैं रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की आलोचनाएं। रिकार्डो का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक सबसे पहला और सब जगह स्वीकारा हुआ और सर्वसम्मत से माना गया सिद्धांत था। तो सैमुअलसन जो एक अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने रिकार्डो के सिद्धांत की बहुत प्रशंसा की थी और लिखा था कि सिद्धांत की रचना अत्यंत तर्कसंगत है तथा सुव्यवस्थित ढंग से की गई है। इस सिद्धांत की उपयोगिता इसमें निहित है कि जो भी राष्ट्र इस सिद्धांत को नज़रअंदाज करता है, उसे जीवन स्तर को सुधारने तथा प्रभावी विकास दर के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित और मिल द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, जिसको कि तुलनात्मक लाभ पर आधारित सिद्धांत कहते हैं, को प्रथम विश्व युद्ध तथा सर्वोत्तम सिद्धांत के रूप में प्रथम विश्व युद्ध तक सर्वोत्तम सिद्धांत के रूप में माना जाता रहा। इसके बावजूद इस सिद्धांत की कुछ ढांचागत कमियों के कारण बहुत आलोचना भी हुई है। और बर्टिल ओलिन, जिन्होंने जो कि नव प्रतिष्ठित सिद्धांत की दिया था जिन्होंने, और ग्राहम, कुछ ये अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पूरी तरह इस सिद्धांत को नकारने तक का तर्क दे दिया था। तो उन्होंने क्या क्या कमियां बताई थी वो देखिए। इन्होंने सबसे पहले कहा कि श्रम लागत की मान्यता, असम्पशन ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, वो इन्होंने इन्होंने मान्यता को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि ये मान्यता नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा वस्तु के उत्पादन में केवल श्रम को एकमात्र साधन मानना भी अब पूर्णतया गलत है, क्योंकि किसी भी वस्तु के उत्पादन में केवल श्रम ही नहीं काम आता, बल्कि दूसरे साधन जैसे पूंजी है आदि, मतलब पूंजी और सारी एंटरप्रेन्योर, ये सारे साधन भी काम आते हैं, भूमि भी काम आती है। तो ये सब, और फिर इन्होंने कहा कि श्रम के साथ अन्य साधनों का भी विश्लेषण किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए उन्होंने ये तर्क दिया था कि श्रम लागत के रूप में नहीं बल्कि मौद्रिक लागत के रूप में इनको व्याख्या की जानी चाहिए थी। और अगर इसको मौद्रिक लागत के रूप में व्याख्या करेंगे तो इसमें ये कमी इसकी इससे ये पूरा अच्छा ये सिद्धांत हमें मान्य होगा। तो ये बात मतलब उत्पादन में केवल श्रम ही लगता है, अन्य साधन भी काम आते हैं, ये बात रिकार्डो जानते थे, परंतु उनका पूरा ध्येय वेलफेयर इकोनॉमिक्स की दृष्टि से व्यापार सिद्धांत प्रतिपादित करना था। इसलिए उन्होंने उत्पादन लागत के माप के रूप में श्रम इकाई का उपयोग ही किया था रिकार्डो ने। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के माप के लिए उन्होंने श्रम लागत का प्रयोग वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट के प्रतिस्थापन के रूप में किया था। इसके पीछे उनकी ये धारणा थी कि उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की अनुपयोगिता, डिसयूटिलिटी या कष्ट, पेन भी प्राप्त होते हैं, जिससे उनके कल्याण में कमी आती है। यद्यपि ऐसा विचार पूर्णतया अमापनीय तथा काल्पनिक है, अतः उत्पादन को वास्तविक लागत की माप के लिए श्रम इकाई का प्रयोग बहुत ही कमज़ोर तर्क माना गया। तो ये बात आप देख सकते हैं कि अन्य साधनों के उपयोग के लिए ये बात बर्टिल ओलन ने कही थी। और इसके अतिरिक्त
मूल्य का श्रम सिद्धांत इन्होंने दोषपूर्ण बताया था बर्टोल्डी ने, क्योंकि यह श्रम इकाई की समरूपता, होमोजेनाइटी और अंतर क्षेत्रीय पूर्ण गतिशीलता यानी कि परफेक्ट मोबिलिटी तथा पूर्ण प्रतियोगिता जैसी अवास्तविक तथा काल्पनिक मान्यताओं पर भी आधारित है। अब इस सत्य को यह सिद्धांत नकारता है कि श्रमिकों में समान कार्यकुशलता नहीं पाई जाती है। तो ये एक सत्य है कि समान नहीं होते हैं सारे लेबर, लेकिन ये मानते हैं कि भी सिद्धांत में कि भी सभी एक समान रूप से कार्यकुशल हैं। तो यह भी एक काल्पनिक मान्यता है। इसी तरह वास्तविक जगत में व्यक्तियों की कुशलता में भारी अंतर पाए जाते हैं, जैसे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा तकनीकी कुशल श्रम इसी ये होता है। फिर इसमें श्रम समूह के बीच में देश के भीतर भी पूर्ण गतिशीलता में अनेक इन्होंने व्यवधान जो पाए जाते हैं उसको नकार दिया, जिससे जबकि ये व्यवधान पाए जाते हैं गतिशीलता में, कोई जो अर्धकुशल है हो सकता है वो कम गतिशील है, लेकिन कुशल बहुत ज़्यादा गतिशील है। तो ये सारी, और तकनीकी कुशल ज़्यादा गतिशील है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नकारी हुई हैं, जिसमें इन पे ध्यान नहीं दिया गया, जिससे क्रम में पूर्ण गतिशीलता का अभाव पाया जाता है इन विभिन्न भेदों के कारण। वस्तु और साधनों के व्यापार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता भी काल्पनिक है, क्योंकि वास्तविक जगत में बाज़ारों में अनेक नियंत्रण तथा बाधाएं पाई जाती हैं। इन कारणों से रिकार्डो का प्रतिष्ठित सिद्धांत वास्तविकता के धरातल पर आप ये कह सकते हैं कि खरा नहीं उतर पाता। फिर परिवहन लागतों की उपेक्षा की हुई है, परिवहन लागतों को शून्य माना हुआ है। तो रिकार्डो ने वस्तुओं के उत्पादन में केवल श्रम लागत को ही शामिल किया और वस्तुओं के विनिमय में स्थानांतरण या परिवहन लागतों को बिल्कुल अस्वीकार किया, जबकि वस्तु के व्यापार में स्थान की अहम भूमिका होती है। वस्तुतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए यातायात तो करना ही पड़ता है और उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसके बिना वस्तुओं का परिवहन संभव ही नहीं होता। अतः इस बात को कहा जा सकता है कि उत्पादन व व्यापार में परिवहन लागतें बहुत महत्वपूर्ण हैं और विशेष स्थान रखती हैं। यदि परिवहन लागतें तुलनात्मक लाभ से अधिक हों तो व्यापार के लाभ ही ऋणात्मक व या प्रभावहीन हो जाएंगे। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क भी दिया है कि निर्यात व आयात दोनों में ही परिवहन लागत लगती है, अतः परिवहन लागतें गौण यानी न्यूट्रल हो जाती हैं, किंतु यह तभी संभव है जब मूल्यानुसार आयात निर्यात बिल्कुल बराबर हो। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ अर्थशास्त्री मतलब निर्यात आयात में दोनों में ही परिवहन लागत के बारे में इस तरह बता रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि परिवहन लागतें गौण भी हो जाती हैं, किंतु यह भी तभी संभव है जब मूल्यानुसार आयात निर्यात बिल्कुल बराबर हो जाए। तो फिर पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, रिकार्डो के साथ बहुत सारे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये बात स्वीकार की है कि विशिष्टीकरण हो जाता है, पूर्ण विशिष्टीकरण हो जाता है, यह भी अवास्तविक है। पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं होता है, कुछ लेबर कोई दूसरी वस्तु बनाते रहते हैं। तो जब व्यापार करने वाले दोनों राष्ट्र द्वारा लेन देन अर्थात विनिमय में आने वाली दोनों वस्तुओं का समान उपभोग मूल्य और दो राष्ट्र आर्थिक महत्व की दृष्टि से समान हो और तो वास्तविक लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं है कि कभी भी बिल्कुल आर्थिक महत्व की दृष्टि से भी दो राष्ट्र बिल्कुल समान हो और दोनों वस्तुओं का समान उपभोग मूल्य हो, तो ऐसी स्थिति होती नहीं है। और ये जो है ना पूर्ण विशिष्टीकरण की बात, ये भी पूरी तरह से काल्पनिक है, अविश्वसनीय है। चौथी मान्यता है स्थैतिक मान्यता। क्लासिकल सिद्धांत की भांति रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत भी उपभोक्ता की रुचियों व पसंदगी यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का कॉन्सेप्ट लेता है। तो जिसको सेटरिस पैरेबस कहते हैं, उपभोक्ता की रुचियों व पसंदगी में कोई अंतर नहीं आ रहा। उत्पादन फलन, उत्पादनों में साधनों की मात्रा व प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी आदि कारक तत्व भी स्थिर माने जाते हैं। यह जो विश्व है उसमें तो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, तो यहाँ किसी भी कारक या तत्व को स्थिर अगर अपन मान लेते हैं या परिवर्तनहीन मानते हैं तो ये तो अवास्तविक है, ये तो गलत है, तो इसलिए ये अव्यावहारिक हो गया। तो कोई भी विश्लेषण जो स्थैतिक इक्विलिब्रियम को मान रहा है, साम्य को मान रहा है, संतुलन को मान रहा है,
उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है तो वह डायनेमिक वर्ल्ड के लिए कैसे प्रभावी हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाते हैं उसके लिए कोई एप्लीकेबल ही नहीं रहेंगे वो। तो वस्तु इसीलिए ये कह सकते हैं कि रिकार्डो द्वारा तुलनात्मक लागतों की गणना जिस सरलतापूर्वक की गई है वह वास्तविक जगत में अत्यंत कठिन है। अतः रिकार्डो का यह तुलनात्मक लागत सिद्धांत विश्व की वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं पाया गया है। फिर है उत्पादन समता नियम पर आधारित है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मैंने अभी मिल में भी जिक्र किया था, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इसमें रिकार्डो के सिद्धांत में भी है। तो प्रतिष्ठित व्यापार सिद्धांत उत्पादन के समता या स्थिर लागत या प्रतिफल नियम पर आधारित है, जो अवास्तविक व अमान्य है, क्योंकि वस्तुतः ये देखने को मिलता है कि उत्पादन के साधन श्रम की अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग के साथ साथ उत्पादन हास नियम यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल पे आ जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह भी माना कि उत्पादन की प्रत्येक शाखा में उत्पादन लागत उत्पादन की मात्रा से पूर्ण स्वतंत्र होती है। किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन प्रति इकाई अपरिवर्तनीय श्रम लागत से किया जा सकता है। बाद के अर्थशास्त्रियों ने इस मान्यता को पूरी तरह से खारिज कर दिया और बताया कि उत्पादन समता सिद्धांत केवल सैद्धांतिक विवेचना की दृष्टि से उपयोगी है, इसकी वास्तविक जगत में कोई उपादेयता नहीं है। फिर अन्य वास्तविक मान्यताएं कौन कौन सी हैं? रिकार्डो के प्रतिष्ठित व्यापार सिद्धांत में जो अन्य अवास्तविक मान्यताएं वो हैं कि यह केवल दो राष्ट्रों दो वस्तुओं का ही अध्ययन इसमें शामिल करता है, जबकि वास्तविक जगत में एक साथ अनेक राष्ट्र और अनेक वस्तुओं का व्यापार होता है। फिर यह सिद्धांत मांग पक्ष को पूर्णतः गौण मान लेता है, जबकि मांग पक्ष का जो मिल ने इसमें समावेश किया था तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मांग पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि देश स्वावलंबन के कारण किसी वस्तु विशेष जैसे सैन्य साथ सामान का उत्पादन देश में ही करे, चाहे उनके काफ़ी उसमें व्यय भी हो जाए। तो ये डिफेंस रिलेटेड गुड्स का उत्पादन के जो प्रभाव होते हैं कि किस लिए वो जो मांग की स्थिति है उसके बारे में और सप्लाई की स्थिति के बारे में जो एक सर्वोचित विश्लेषण होना चाहिए वो प्रस्तुत नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं। तो हम ये रिकार्डो के सिद्धांत को भी कि ये मुख्य रूप से ये आलोचनाएं हैं और एक प्रश्न आता है कई बार, तो आप लोग इनको ज़रूर विशेष तौर पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट टाइम पे नव प्रतिष्ठित सिद्धांत करेंगे। थैंक यू।